गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। आज आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ सीडीपी की हमारी सेकंड क्लास। नेक्स्ट पिछले क्लास में हमने देखा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दोनों चीज़ों से हम क्या समझते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे डेवलपमेंट में हमने शुरू किया था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन्फेंसी हम देख चुके थे, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड हम देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु क्या निर्धारित की गई है? 12 to 18 या 13 से 19, या कहीं कहीं ये 12 से 18 दी हुई है या 13 से 19 दी हुई है, दोनों भी चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। साधारणतः 19 वर्ष की अवस्था तक आपको एडोलसेंस में ही माना जाता है। अभी हम देखेंगे एडोलसेंस के फीचर क्या है। एडोलसेंस किशोरावस्था, और इसकी एज हम लेंगे 12 से 18 या 13 से 19। आपके ऑप्शन में जो रहेगा वो सही करिएगा। ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे कभी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक इसकी अवस्था एक साल ऊपर नीचे मानते हैं। बहुत सारी किताबों में अंतर मिल जाता है। एडोलसेंस आएगा आपका किस काल के बाद? लेटर चाइल्डहुड के बाद। लेटर चाइल्डहुड में हमने देखा था कि बच्चा 6 से 12 वर्ष की अवस्था में था। उस समय कैसी कैसी उसकी हरकतें थी? स्कूल एज था, फुल टाइम वो स्कूल जा रहा था, गैंग एज था, ग्रुप क्रिएट कर रहा था, दोस्तों के साथ खेल रहा था, और उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट था वो थोड़ा लो रेट में चल रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो मसल्स थे वो अच्छे से बॉडी में बैठ रहे थे, पहले मजबूती आ रही थी। मजबूती आने वाला जो पीरियड है वही होगा लेटर चाइल्डहुड, और उसके बाद आएगा एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस में सबसे ज्यादा इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है परिवर्तन काल या ट्रांजिशन पीरियड। क्या कहा जाता है इसे? हम कहेंगे परिवर्तन काल या ट्रांजिशनल पीरियड। इसको लिख लीजिए, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। इसे कहा जाएगा परिवर्तन काल, ठीक है। और कुछ? इसे कहेंगे हम परिवर्तन काल। क्यों? क्योंकि इस समय जो परिवर्तन होगा बहुत ज्यादा तेजी से दिखाई देगा। बच्चा 12 साल की अवस्था तक एक मीडियम हाइट तक रहता है, और जैसे ही वो 16 साल 14 साल में जाएगा, आप अचानक से देखिएगा उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, आवाज में भारीपन आ जाएगा। अगर लड़का है तो उसकी दाढ़ी मूछें हल्की हल्की आनी शुरू हो जाएंगी, अगर लड़की है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों में क्या हो रहा है? परिवर्तन का स्पीड बहुत हाई लेवल पे रहेगा, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से भी रहेगा। लेकिन इस समय आप हमने इसके पहले जो लेटर चाइल्डहुड देखा था उसमें क्या देखा था कि थोड़ी स्पीड धीमी थी, इसमें स्पीड अचानक से बहुत तेज होगी, ठीक है। इसमें स्पीड क्या होगी? अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब एक चीज से दूसरे में आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। और इसको एक नाम दिया गया है, स्टैनली हॉल ने इसे कहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का एज। क्या कहा है उन्होंने? कहा है स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि स्टैनली हॉर्न के अनुसार क्या है एडोलसेंस को, उन्होंने क्या नाम दिया है? उन्होंने कहा है इसे स्टेज ऑफ स्ट्रेस, तनाव, एंड स्ट्रॉम, तूफान की अवस्था। किसने कहा है? ये कहा है स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल इसे कहते हैं तनाव और तूफान की अवस्था। तनाव और तूफान की अवस्था ये हम समझेंगे कैसे? क्योंकि हमने अभी कहा कि बच्चे में विकसित होने लगता है, मेल है तो मेल वाले गुण, फीमेल है तो फीमेल वाले गुण। इस टाइम बच्चा बहुत ज्यादा आंतरिक परिवर्तनों से गुजर रहा होता है, मानसिक परिवर्तनों से गुजर रहा होता है, और
बहुत सारी चीजें आती है दिमाग में, ये कि हाँ अब हम बड़े हो गए हैं, फैमिली को मेरी बात माननी चाहिए, पेरेंट्स को माननी चाहिए, या अपने अकॉर्डिंग उनको काम करना है। इन चीजों को लेकर उनमें स्ट्रेस भी रहता है। अगर स्कूल में है, +2 में है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रह रहा है, उसको लेकर उनमें स्ट्रेस आ जाता है। दोस्ती है, दोस्ती में थोड़ा सा भी मन मुटाव हो रहा है तो उस चीज को भी लेकर बच्चे ओवर थिंक करते हैं। इस टाइम ऑफ पीरियड में बच्चे की जो थिंकिंग है, कैपेबिलिटी है थिंक करने की, वो और ज्यादा हाई लेवल पे जाती है। इस कारण स्ट्रेस उसमें बना रहता है। ठीक है, इसलिए स्टैनली हॉल ने इसे कहा, क्या कहा, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज कहा। और एक चीज है, इसमें बच्चे में डेवलप होता है लीडरशिप स्किल। बच्चा अभी नेतृत्व करने की क्षमता में आता है। इस टाइम से ही आप देखने लगिएगा कि बच्चे जो बहुत तेज हैं, जिनमें दिखता है कि हाँ वो इस टाइम से बिल्कुल सामने आने लगेंगे कि ये बच्चा आगे कुछ कर सकता है। और कुछ बच्चे इसी टाइम पे आपको दिखेंगे बहुत इंट्रोवर्ट हो जा रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल शांत हो जा रहे हैं। उनका, मैंने कहा था कि जो 6 साल का बच्चा बहुत बकबक कर रहा था, वो अचानक से 14-15 में जाता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमने कहा इमोशनल जो चेंजेस बच्चे में आई, उसका इफेक्ट बच्चे पे हुआ। कोई बच्चा बहुत अच्छा लीडरशिप स्किल में चला गया, कोई बच्चा आंतरिक रूप से रहने लगा। ठीक है, यहाँ पे क्या डेवलप करेगा? प्रश्न आता है कि लीडरशिप स्किल आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा एडोलसेंस में। ठीक है, लीडरशिप स्किल दिखेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। मैंने अभी कहा कि बच्चा अपने आप में रहने लगेगा। आंधी और तूफान क्यों कहा गया? क्योंकि अंदर अंदर तूफान है, बहुत परेशान है, चीजें कहना चाह रहा है पर नहीं कहता है। अचानक से बच्चा चुप रहने लगता है। तो ये इसे किस लिए से कहा गया कि इमोशनल स्टेबिलिटी की यहां पर क्या रहेगी? कमी रहेगी। इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। इस नीचे नहीं दिखता है ना? अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट पेज में कर दे रहे हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी वाला लिख लीजिएगा। हाँ, इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी रहेगी बच्चे में। ठीक है, इसलिए इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर आता है। दोस्तों के साथ बच्चा बहुत ज्यादा रहना चाहता है। ये वही एज है, पीयर प्रेशर रहेगा, पीयर ग्रुप्स बनेगा। ठीक है, और इसमें बच्चे को होता है आइडेंटिटी क्राइसिस कि अब प्रश्न बच्चा ये सोचने लगता है, क्लास में है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, टीचर उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, तो उनको लगता है कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे को और क्या सुधार करना है, क्या चीजें हैं मेरे साथ या हम गलत सोच रहे हैं। अपने आप में, मन में उनका बहुत ज्यादा अंतर्द्वंद चलता है। किस एज में? एडोलसेंस एज में। आप सभी इस स्टेज से गुजरे हैं। अपने स्कूल टाइम का आप 9, 10, 11, 12 आप याद करिए कि उस टाइम पे आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी। बिल्कुल वैसा ही बच्चा का भी रहेगा। आप भी कंफ्यूजन का स्टेज यही रहता है। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा? आइडेंटिटी क्राइसिस इसी टाइम पे रहेगा। आइडेंटिटी क्राइसिस बच्चे को रहेगा। ये जानने का मन करेगा कि अगर दोस्त कम है, क्यों कम है? क्लास में हम अच्छा भी आंसर कर रहे हैं तो भी टीचर इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रही है? मतलब वो जानबूझ के चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भागेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो था वो काफी तेजी से हो रहा है। बहुत ज्यादा मानसिक चिंतन करने की क्षमता हो रही है। बच्चे का विकास, दिमागी विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए इस समय पे ये सारी चीजें रहती है। इसे ब्रिज कहा गया है चाइल्डहुड के और एडल्ट, ये मैच्योरनेस के बीच का। किसे? एडोलसेंस को ब्रिज कहा गया है चाइल्डहुड और मैच्योर जो आप हो रहे हैं उसके बीच का। ठीक है, क्योंकि हम लोग 20 वर्ष की अवस्था तक ना मैच्योरिटी मानते हैं एज अ फिजिकल, और मेंटली अगर आप बोलिएगा तो इसी अवस्था के 18, 19, 20 के बाद ही आप दुनिया में, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि चीजों से बहुत ज्यादा फेस टू फेस सामना करते हैं। उसके पहले तो नहीं जाते हैं। अगर 20 साल के हो गए हैं, +2 कर लिया है, तब पढ़ाई करने मान लीजिए बाहर जा रहे हैं, दूसरे स्टेट जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, दिक्कतें वहां आएंगी। आपने उनका कैसे सामना किया? तो क्या है ये ब्रिज है चाइल्डहुड का और मेच्योर एज के बीच का। ठीक है, इसे ब्रिज भी लिखेंगे हम। ब्रिज है चाइल्डहुड एंड मैच्योरिटी का बीच का। ठीक है, मैच्योरिटी या कह सकते हैं एडल्टहुड। ठीक है, एडल्टहुड भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी अगर आप लिख रहे हैं तो
बिल्कुल वो मत समझ जाइएगा जो फिजिकल मैच्योरिटी की हमने बात की थी पहले क्लास में, ठीक है। एडल्टहुड, इसे और एक नाम दिया गया है, इसे स्प्रिंग सीजन भी कहेंगे, स्प्रिंग एज, बसंतावस्था। क्यों? क्योंकि बच्चा इसी टाइम आप फीलिंग्स, अगर आप बोला जाए तो फीलिंग्स को लेके भी बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये वही एज है, एडोलसेंस के टाइम से ये शुरू हो जाता है, इसलिए इसे स्प्रिंग एज भी कहेंगे या बसंतावस्था, इसी का नाम है, ठीक है। प्रश्न क्योंकि सीटेट में इस तरह से आते हैं, एज आपका दे देगा कि कुछ स्पेशल नाम क्या है, प्ले एज किस ग्रुप को कहेंगे, नीचे नाम दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, या फिर जैसे अभी हमने कहा ब्रिज एज, ब्रिज एज किसे कहेंगे, नीचे ऑप्शन रहेगा। इसलिए अलग अलग जो मनोवैज्ञानिकों ने जो नाम दिए हैं हम लोग उसको भी लेके चलेंगे, इसे बसंतावस्था भी कहते हैं। एडोलसेंस में इतना ही कुछ है। क्या क्या हुआ एडोलसेंस में? आप मान सकते हैं कि बच्चे से युवा की तरफ आप जा रहे हैं, मांसपेशी आप बैठ चुकी हैं क्योंकि वो लेटर चाइल्डहुड में ही बैठती हैं, आपके शरीर का ग्रोथ अब अच्छे से हो चुका है, पूरी तरह से आप बड़े हो चुके हैं, मानसिक रूप से जो विकास था वो भी यहाँ पर बिल्कुल अपने हाई लेवल पे रहता है, सोशल आप बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि इस समय आप समाज में बहुत ज्यादा अकेले, मतलब सेल्फ पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप माता पिता के साथ नहीं जाते हैं, पीयर ग्रुप, दोस्तों के साथ आप पार्टी करने जा रहे हैं, तो आप पीयर ग्रुप में खुद से कैसा बिहेव करना है ये आप डिसाइड करते हैं आप डिसाइड। पढ़ने आप बाहर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो यहाँ आपका जो बिहेवियर रहेगा ये आपने खुद डिसाइड किया। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी यहाँ बिल्कुल हाई लेवल पे, सारे डेवलपमेंट आप समझिए हाई लेवल पे यहाँ पर चले गए। इसमें और एक चीज मुझे बताना था कि हमने जब डेवलपमेंट पढ़ा तो ये कहा डेवलपमेंट के चार अलग अलग एस्पेक्ट देखे, चार डोमेन देखे, चार हम लोगों ने फील्ड देखे। क्या क्या था? फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है और इमोशनल डेवलपमेंट है। इन चारों डेवलपमेंट में से मान लीजिए अगर एक डेवलपमेंट, आपका फिजिकल ही डेवलपमेंट बहुत अच्छा प्रॉपर वे में नहीं जा रहा है, तो क्या वो बाकी के डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालेगा? डालेगा, बिल्कुल डालेगा। अगर आप आंख से नहीं देख पा रहे हैं, आप बच्चे हैं, जन्म हुआ 2-3 साल की अवस्था के बाद आप आंख से अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो आपका जो एजुकेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह उस लेवल में नहीं जाएगा, आपको ब्रेल लिपि की सहायता लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप उस तरह से ब्रेल लिपि के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाए, तो क्या अगर नॉर्मल एज अ ह्यूमन आप जितना डेवलप कर सकते थे उससे कम ही डेवलपमेंट रहेगा? तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि डेवलपमेंट का अगर एक भी सेक्टर प्रभावित होता है तो बाकी के सारे सेक्टर उससे पूरी तरह प्रभावित होंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रभाव 100% होगा। 100% क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट का रोल भी बहुत ज्यादा होता है, और कभी कभी इन्वायरमेंट क्या करता है, रोल चेंजर का भी ये करता है, रोल प्ले करता है, चेंजर का भी रोल प्ले करता है। तो हो सकता है कि ये चीजें हुई, कोई बीमारी हो गई उसके कारण बच्चे का फिजिकल जो ग्रोथ था वो रुक गया, लेकिन इन फ्यूचर 20 साल की अवस्था आपके हाथ में है ग्रोथ करने के लिए। इन फ्यूचर मान लीजिए 6 से 18 के बीच में बच्चे में कुछ चेंजेस आए, दवाइयों ने असर किया, एनवायरमेंट ने असर किया, वो बच्चा ठीक हो गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 100% इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ने के लिए हमें उस टाइम उसका एनवायरमेंट भी देखना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप फंसिएगा, डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा कि हाँ पूरा 100% इफेक्ट पड़ रहा है, तो 100% नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, उसका परसेंटेज हम डिसाइड करेंगे उसके एनवायरमेंट को देखकर। क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, हमने ग्रोथ देख लिया, हमने डेवलपमेंट देख लिया, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देख लिए। अब हमें देखना है कि इन दोनों चीजों में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? तो होते हैं ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हमने शुरू दिन ही पढ़ा कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट, इन दोनों का जो अंतः क्रिया है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एडिशन नहीं कहूंगी मैं क्योंकि हम ऐड नहीं कर रहे हैं, आप एक अमाउंट नहीं ऐड कर सकते हैं कि हेरिडिटी का 40% है, एनवायरमेंट का 60% है, नहीं, आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करिएगा। ये कॉम्बिनेशन होता है, ये प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों को मिलाकर। क्या होता है प्रोडक्ट? आपका जो बिहेवियर है, आपका जो पूरा डेवलपमेंट है एज ए इंडिविजुअल पर्सन, आप कैसे पर्सन है ये डिसाइड करेगी आपकी हेरिडिटी भी, और ये डिसाइड करेगा आपका एनवायरमेंट भी। ठीक है, अब हम देखेंगे हेरिडिटी, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता
और वातावरण। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी से हम क्या समझ रहे हैं? हेरिडिटी किसे कहेंगे? ठीक है, हेरिडिटी ऐसे गुण हो गए, हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में ऐसे कुछ गुण होते हैं जो हमें अपने माता पिता या उनके माता पिता या उनके माता पिता, जो हमें मिलता है हमारे फादर मदर से या उनके फोर फादर मदर से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो ट्रांजिट होते हैं, मतलब एक से दूसरे को मिलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके, मान लीजिए आपके जो दादाजी थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, दादाजी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन बीच वाले माता पिता आपके ना साइंटिस्ट निकले, वो खेती करने लगे। तो अब प्रश्न आता है कि क्या उनका गुण आपके माता पिता में नहीं आया? तो नहीं आया। ये जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस से आए, ये जरूरी नहीं है कि वो 100% आए। ये इसका रूल क्या कहता है कि हो सकता है कि फोर फादर का गुण उसके पोते में आए, हो सकता है कि उसके फोर फादर का गुण उसके नेक्स्ट जनरेशन में आए। ये जरूरी नहीं है कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांजिट हो, होता है कुछ क्वांटिटी ट्रांजिस्ट होता है, लेकिन वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑब्जर्व आप क्या करिएगा, जो चीजें बहुत ज्यादा हाईली दिखेंगी आपको। अगर किसी की माँ का बाल बिल्कुल कर्ली है और बच्चा जो होता है उसका बाल भी कर्ली है, तब आप डायरेक्ट कहिएगा, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, लेकिन उसकी माता का दिमाग अंदर से थोड़ी वो पागल है, मेंटल है। बच्चा हो रहा है, बच्चा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, आपको दिख रहा है कि वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, इन फ्यूचर पता चलता है कि वो भी पागल हो गया। तो गुण तो आया था पर हमने देखा नहीं था। ये मेंडल का आप जब सिद्धांत पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि जो भी गुण प्रभावी, जो ज्यादा प्रभावी होगा वही उभर कर सामने आएगा। सेम सिस्टम काम करेगा इनहेरिटेंस में कि अगर आपके फोर फादर्स में कुछ अच्छा गुण है, वो हो सकता है कि उस पीढ़ी में नहीं आए, वो नेक्स्ट पीढ़ी में आए। ठीक है, और वही गुण जो आपके खानदान से आपको मिलता है, उस गुण को एनवायरनमेंट क्या करता है और नर्चर करता है, उसको और बढ़ाता है, उसको और एक पोषित करता है। जैसे आप पेड़ में खाद पानी देकर क्या कर रहे हैं, पोषण दे रहे हैं, उसी तरह एनवायरनमेंट क्या करता है कि आपके बिहेवियर में, आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करता है और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि एनवायरनमेंट अगर बहुत नेगेटिव होगा तो आपका जो डेवलपमेंट है वो भी नेगेटिव होगा। बहुत अच्छे परिवार के बच्चे अगर उनको जैसे चोरी वोरी कर लेते हैं बच्चों को, फिर भीख मंगवाने लगते हैं, तो वो भीख ही मांग रहा है ना बच्चा। वहां पर इनहेरिटेंस कभी कभी आप देखिएगा कि उभर कर कैसे सामने आया कि वो बच्चा उस प्रक्रम में, वही जगह रहकर जेल वेल हो गया, जेल में चला गया, फिर वो वहां पढ़ रहा है, वहां से पढ़ के वो कोई परीक्षा पास कर लेता है। तब पता चलता है कि इन्वायरमेंट के साथ साथ यहाँ उसकी जो हेरिडिटी थी वो उभर कर सामने आई। ये जो गुण था उसका पढ़ने वाला या उसको कुछ करना था, बहुत ज्यादा विल पावर था, तो ये कहाँ से आया? ये उसकी हेरिडिटी से, क्योंकि उसके इन्वायरमेंट में ये चीजें नहीं थी। जब वो जेल में गया, शांति में पड़ा, उसको लगा कि हाँ अब सोच सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसने वो चीज किया। क्लियर है ये बात? डेवलपमेंट क्या कहलाएगा हमारा? डेवलपमेंट ये हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का, दोनों को मिलाकर आपका डेवलपमेंट डिसाइड होता है। पूरी तरह से डेवलपमेंट प्रभावित होगा इन दोनों से ही। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं हेरिडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ कहते हैं एनवायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा बातें इन दोनों में चलती है, लेकिन बीच का सोल्यूशन ये है कि ये प्रोडक्ट है दोनों का और दोनों ही उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझना है कि ये जो हेरिडिटी है ये स्टैटिक है। स्टैटिक कहने का मतलब आप इसे नहीं बदल सकते। अगर आपके माता पिता बेवकूफ हैं, हो सकता है कि आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिले कि आप उस बेवकूफपना से थोड़ा ऊपर पढ़ लिख जाएं, कुछ कर लें, लेकिन अब ये तुलना नहीं की जा सकती कि अगर वो उनमें जो बुद्धि का लेवल था वो बहुत डाउन था, तो आपकी बुद्धि का लेवल बहुत हाई रहेगा। एकदम एक्सट्रीम हाई नहीं रहेगा, उसे हम एवरेज तक ला सकते हैं। किससे? इन्वायरमेंट के थ्रू। आपने वैसा उसको प्रोसेस किया, वैसा पढ़ाया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराया, तो बच्चा उस लेवल तक जा सकता है। इसलिए क्या कहा गया कि हेरिडिटी जो है, आपके आनुवांशिक जो गुण है वो स्टैटिक है, वो फिक्स रहेंगे, आप उनको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आपकी जो एनवायरनमेंट है ये क्या है?
ये स्टैटिक नहीं है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा उसके अनुसार आपका व्यक्तित्व बदलेगा, आप वैसे ही सीखिएगा। मतलब एनवायरनमेंट एक मेजर रोल प्ले कर रहा है इसको हेरिडिटी को भी प्रभावित करने में। हमने क्या कहा कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो इन दोनों से प्रभावित है, लेकिन यहाँ आप ये देखिएगा कि जो एनवायरनमेंट है वो हेरिडिटी को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है, ये बस स्टैटिक है। ये बस इसका याद रखिए, हेरिडिटी का कभी कभी पूछ लेता है कि हेरिडिटी स्टैटिक है कि नहीं, तो वो स्टैटिक है। एनवायरनमेंट तो हमें सबको पता है कि वो बदलता ही रहता है, तो ऐसे भी वो बदलता ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखना है कि प्रश्न इसमें कभी कभी आ जाते हैं ट्विंस से, कि जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें कैसे गुण, उनको ऐसे रखा गया वैसे रखा गया, तब कैसे काम करेगा, या फिर ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। ये वाले पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जब गर्भाधान होता है, भ्रूण जब गर्भ में पड़ता है, उस समय क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी रहती है? क्रोमोसोम्स की संख्या आपको पता है? क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 26 और इन पेयर दे आर 23। ठीक है, संख्या होती है 46 और पेयर में रहते हैं चूंकि वो, तो 23 का पेयर रहता है। अब इसमें आता है 22 नंबर में बटे है ना, जैसे आप जा रहे हैं 1 2 से लेके 22 और नेक्स्ट है आपका 23 पेयर, ऐसे ये पेयर बटा हुआ है। तो ये जो 22 नंबर का पेयर है इसे हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ तक मेल फीमेल दोनों इक्वल चल रहा है, मेल और फीमेल इक्वल चल रहा है। आप बता नहीं सकते हैं कि बच्चा क्या होने वाला। जैसे ही हम 23 में आते हैं, ये बटेगा XY या XX, तब आप डिसाइड कर दीजिएगा कि बच्चा क्या होने वाला है। क्यों? यहां पर क्या था, यहां तक में क्या देखते हैं, जैसे पहला वाला हम लेते हैं तो XY दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, मेल एंड फीमेल का रहेगा। 22 तक ऐसा ही जाता है, लेकिन जो 23 रहता है वहां पर कॉम्बिनेशन चेंज होता है, XY भी हो सकता है या XX भी हो सकता है। अगर XX आएगा तो वो फीमेल है, और अगर XY आता है तो वो मेल है। और इसमें एक चीज जो जाने वाली है कि मेल फीमेल हमेशा अगर बच्चा हो रहा है तो औरत से कहा जाता है कि फीमेल का गलती है कि लड़का हो गया, पर ये जेनेटिक ट्रुथ है कि इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं रहता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। ये टोटली डिपेंड करता है मेल के ऊपर, क्योंकि फीमेल में XX क्रोमोसोम्स ही रहते हैं, मेल में XY रहते हैं, और एट लास्ट इनसे ही डिसाइड होगा कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ये गर्ल होगा ये फीमेल होगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि XY मतलब क्या हुआ या XX मतलब क्या हुआ। यहाँ तक क्लियर है? अब 23rd जायगोट जो रहेगा, 23 पेयर, इसे क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहते हैं? ये क्रोमोसोम्स का पेयर है, और जब लास्ट में डिसाइड होता है बच्चे के समय तो वो एक ही बचता है, उसे जायगोट कहेंगे। और ये बटेगा जब ट्विंस होगा, तो सेम जायगोट जो 23rd नंबर का जो पेयर है वो सेम जायगोट बटेगा ट्विंस में। एक से ही दो बनते हैं। कैसे बनेंगे ट्विंस? दो तरह के ट्विंस बनेंगे। ये ही बटेगा ट्विंस में। कैसे ट्विंस में बटेगा? एक आइडेंटिकल ट्विंस होता है, मतलब बिल्कुल कैसा रहेगा, एक जैसा, सिमिलर। लड़का है लड़का ही होगा, गुण सारे सेम होंगे, या दो लड़की हो सकती हैं एक साथ, दो लड़के हो सकते हैं एक साथ, हाइट लंबाई आंखों का रंग चेहरा वगैरह सब कुछ सेम, आइडेंटिकल हमने कह दिया। कहने का ही मतलब है कि आप शीशा रख दीजिए, एक इधर दिख रहा है एक उधर दिख रहा है, सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, और दूसरा होता है फेटर्नल। फेटर्नल जो होगा, इसमें क्या होता है, एक लड़का होता है एक लड़की हो सकती है, थोड़े बहुत गुण मिलेंगे। आवाज लड़का लड़की है तो ऐसे ही सबसे बड़ा बायोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। उसके बाद आवाज बोली सारी कुछ में अंतर होगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी बिहेवियर, क्योंकि एक अगर भी, जैसे आप लोग मूवीज देखते हैं ना, जो दिखाता है एक चल रहा है तो दूसरा गिर रहा है, उतना भी नहीं होता है, उस हाई लेवल का नहीं होता है, वो क्रिएशन है कि आपने उतना इमेजिनेशन कर लिया। इसमें क्या हो सकता है कि थिंकिंग एक तरह की हो सकती है, रुचियां आपकी एक तरह से हो सकती है, क्योंकि एक से ही आप बटे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको मार रहे हैं तो उधर वाले को चोट लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
ठीक है। और बना जायगोट से जब ट्विंस बन रहे हैं, ये बनेगा डाई जायगोट से, ठीक है, डाई जायगोट से बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो रहेंगे। देखिए थोड़ा साइंस वाला टर्म है, आप साइंस में जाइएगा तो उसको अच्छे से समझिएगा कि क्रोमोसोम्स जब बट रहे हैं, 23rd जो क्रोमोसोम्स बट रहे हैं वो दो भागों में बटेगा। जब डाई में बटेगा तो एक मेल एक फीमेल आएगा, और जब वो डाई में नहीं बटेगा मतलब सेम सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, इसको मोनोजाइगोट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ये पूछता है, टी-टेट में आपको पूछ देगा, जे-टेट में आपको पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है। चीजें आप क्लियर करके चलिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि जब आइडेंटिकल ट्विंस की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहे हैं, तो ये पूछ सकता है कि ये जो जायगोट है किससे बना है, तो ये मोनोजाइगोटिक रहता है, मोनोजाइगोटिक रहता है, ये डाई जाइगोटिक रहेगा। बस डिफरेंस यही है, डाई मतलब दो में बट रहा है तो लड़का लड़की होगा, फेटर्नल ट्विंस होंगे, और जब मोनोजाइगोटिक रहेगा मींस या तो दो लड़के होंगे या तो दो लड़कियां होंगी। मोनो मतलब एक जैसा होता है ना, तो सिंपल समझ में आ गया, यही है इसमें। इसके बाद एक वर्ड आता है, हमने इन्वायरमेंट और हेरिडिटी को सिंपल आनुवांशिकता और वातावरण कहा, इसे और एक चीज कहा जाता है नेचर और नर्चर। आनुवांशिकता क्या हुई? आपका नेचर हुआ जो आपको आपकी खानदान से, फोरफादर से, फादर से मिला है। और नर्चर क्या हुआ? नर्चर हुआ आपकी प्रकृति, आपके अगल बगल का वातावरण जो आपको इफेक्ट डालेगा, आप में परिवर्तन कराएगा। और कभी कभी नर्चर क्या होता है, नेचर के ऊपर आ जाता है, होता है ये नर्चर कभी कभी नेचर के ऊपर आता है। अभी जो बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे जो बिल्कुल व्हील चेयर पे रहते थे, कुछ दिन पहले उनका डेथ हुआ ना, क्या नाम था उनका? आप देखिएगा उनका जो हेरिडिटी था वो नर्चर के ऊपर आ गया, वहां नेचर ऊपर आया, किसके? नर्चर के। पूरी तरह पैरालाइज्ड हैं, नहीं कर सकते हैं कुछ, लेकिन उनकी आनुवांशिकता जो जीन्स था, उनका गुण जो साइंटिफिक था, वो उनको इन्वायरमेंट को हराकर ऊपर आया। वो पैरालाइज्ड है टोटली वे में, लेकिन साइंस से जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी काम वो करके गए। यहाँ पे क्या ऊपर आया? नेचर। कभी कभी आप देखिएगा नर्चर ऊपर आएगा, इसलिए मैंने कहा कि दोनों का पार्ट मिलकर काम करेगा। ये आप लिख लीजिए कि इन्वायरमेंट को क्या कहेंगे? नर्चर कहेंगे, और हाँ ओके, नेचर कहेंगे आपका हेरिडिटी को, ठीक है, नर्चर कहेंगे इन्वायरमेंट को। नर्चर मतलब जो आप बाहर से दे रहे हैं, नेचर आपकी अपनी प्रकृति जो आपके आपके खानदान से, माँ बाप से, जो भी कुछ से मिलता है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है गाल्टन, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, बीएड टाइम पढ़ा होगा उनको। गाल्टन ने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। गाल्टन का कहना है कि जो हेरिडिटी है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हेरिडिटी ही डिसाइड करेगी कि आप आगे जाकर क्या बनेंगे। ऐसा तो विवाद चल ही रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जोर देते हैं, बहुत सारा सिद्धांत उठाकर लाते हैं ये साबित करने के लिए। तो लिख लीजिए यहाँ पर कि गाल्टन के अकॉर्डिंग हेरिडिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। हेरिडिटी को इंपॉर्टेंट मानते हैं। कौन? अच्छा नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, ऊपर कर देती हूँ। सिर्फ गाल्टन लिख लीजिए ना, वो हेरिडिटी को मानते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आता है ना कि हेरिडिटी संक्रामित जो विवाद है, कौन से मनोवैज्ञानिक उसका बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं। प्रश्न ऐसा रहेगा, 4 मनोवैज्ञानिक का नाम रहेगा, तो आपको याद रखना है कि ये गाल्टन का सिद्धांत है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा बहुत कुछ मिलेगा। जैसे डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि वो कंटिन्यूअस। जीन पियाजे का कहना है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। जीन पियाजे का नाम दिमाग में बैठा लीजिए, अगर सीटेट देने जा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। एक चीज उनके बारे में भी लिख लीजिए कि इनका मानना है, हमने पढ़ा ना कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, पर जीन पियाजे कहते हैं कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों कहते हैं? उनका कहना है ये ग्राफ है, इस तरह से हमारा ग्रोथ चलता है उनके अकॉर्डिंग। आपने एक ग्रोथ कर लिया,
उसके बाद आपका दूसरा ग्रोथ होगा। ठीक है, ये जीन पियाजे का अकॉर्डिंग है, ये भी कहीं पे मेंशन कर लीजिए। इसके बाद और एक चीज है, सारा कुछ डेवलपमेंट पढ़ लिया हमने, मैंने कहा था कि दिमाग में एक बात रखिएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या, जीन पियाजे मानते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बाकी सारे कोई मानते हैं कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।